हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू रना इंस्टीट्यूट एजुकेशन। मैं इरिना। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट फ्लाइट क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड की फर्स्ट फ्लाइट बुक का फर्स्ट पोएम डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ओके, डस्ट ऑफ स्नो एक्चुअल मीनिंग क्या है? डस्ट मीन्स नॉट धूल, डस्ट माने होता है स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो। स्नो के छोटे छोटे कण, उसे कहते हैं डस्ट ऑफ स्नो। ठीक है, तो डस्ट ऑफ स्नो जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है उसमें उन्होंने क्या बताना चाहा है और किस तरह से उन्होंने अपनी फीलिंग्स प्रेजेंट किया है इस पोएम के थ्रू, वो हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम लोग पोएम स्टार्ट करें, लेट्स नो समथिंग अबाउट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। चलिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में थोड़ा कुछ हम लोग जान लेते हैं। Robert Frost was an American poet known for his mastery of traditional poetry forms and his exploration of nature, human emotions, and life's challenges. रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकी कवि थे, और उनकी जितनी भी वर्क्स, जितनी भी रचनाएं, जितनी भी लिखी हुई चीजें, वो पहले इंग्लैंड में, या आपको अमेरिका में इन्होंने लिखा था, लेकिन अमेरिका में पब्लिश बाद में हुआ था। पहले इन्होंने इंग्लैंड में लिखा था। इंग्लैंड में इनकी जो रचनाएं हैं, इनकी जो वर्क है, वो पहले ही पब्लिश हो चुका था। और इन्होंने किस चीज के ऊपर लिखा है देखते हैं। इन्होंने ट्रेडिशनल पोएट्री, जो परंपरागत, जो कन्वेंशनल पोएट्रीज में इन्होंने मास्टरी हासिल की है, और इन्होंने स्टडी किया है नेचर को, एक्सप्लोरेशन ऑफ नेचर के बारे में, प्रकृति के बारे में, ह्यूमन इमोशंस के बारे में, और लाइफ के जितने भी चैलेंजेस हैं, जो डिफिकल्टीज हैं, जो चैलेंजेस हैं उनके, और ह्यूमन इमोशंस बने इंसान की भावनाओं, मनुष्य की भावनाओं के बारे में इन्होंने काफी डीप स्टडी किया है, और उसी से रिलेटेड ये पोएम्स लिखते हैं। His works such as The Road Not Taken and Mending Wall often use rural New England settings to address universal themes like isolation, relationships. और इनके जो पोएम लिखा हुआ है, द रोड नॉट टेकन है और द मेंडिंग वॉल है, इनमें इन्होंने ज्यादातर रूरल न्यू इंग्लैंड के सेटिंग्स को दिया है। रूरल माने ग्रामीण, जिसे कहते हैं ग्रामीण जीवन की जो पूरी पिक्चर है। रूरल माने ग्रामीण, ग्रामीण जीवन की, गांव के जीवन की, जो न्यू इंग्लैंड के जो ग्रामीण जीवन है, जो रूरल सेटिंग्स है, उसको उन्होंने अमेरिकन भाषा में उन्होंने प्रेजेंट किया है। और उनकी थीम्स जैसे कि आइसोलेशन माने एकांत, आइसोलेशन माने एकांतवादी, और रिलेशनशिप्स मैंने तो पता ही है आप लोगों को, रिलेशनशिप्स मतलब संबंध, रिश्तेदारी, इन सब चीजों पे थीम रखकर इन्होंने लिखी है। Frost won 4 Pulitzer Prizes for poetry and is considered one of the most influential American poets. Robert Frost ने पुलित्जर प्राइज 4 पुलित्जर प्राइजेस जीते हैं अपनी पोइट्री के लिए, और इनको जितने भी इन्फ्लुएंशियल, जितने भी प्रभावशाली अमेरिकन पोएट्स हैं, उनमें से एक इनको माना जाता है। His poetry continues to be admired for its simplicity, vivid imagery, and philosophical depth. इनकी जो पोएम्स है उसमें काफी इनको सम्मान मिलता है, इनकी सिंप्लिसिटी के लिए, सादगी पे के लिए, विविड इमेजरी माने तरह तरह की जो इमेजरी माने जो कल्पना ये करते हैं वो, और फिलोसॉफिकल डेप्थ माने दार्शनिक गहराई, माने ये जो चीजें लिखते हैं उसके पीछे एक डेप्थ होता है, एक गहराई होती है, एक गहरा मीनिंग होता है, डीप मीनिंग होता है उस चीज के पीछे। उस इसी चीजों के लिए, इन्हीं चीजों के लिए इनको काफी एडमायर किया जाता है, काफी सम्मानित इनको किया जाता है। बहुत सम्मान मिला है इनको, शायद जो लिटरेचर के फील्ड में इनको काफी कुछ सम्मान इनको मिला है। नाउ लेट्स एनालाइज दिस पोएम डस्ट ऑफ स्नो। अब डस्ट ऑफ स्नो जो पोएम है उसमें हम लोग लाइन वाइज मीनिंग देखते हैं। नाउ डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। The way a crow shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree. Hemlock tree क्या है? Hemlock tree एक poisonous tree है, एक जहरीला पेड़ है, जिसमें इस व्हाइट कलर के फ्लावर्स इसमें होते हैं, और इसके जो ब्रांचेस हैं बहुत सॉफ्ट होते हैं। लेकिन हेमलॉक जो है वो पॉइजनस है, जिससे कि ये पता चलता है कि ये नेगेटिविटी को दिखाता है। और क्रो, कौवा, ये भी एक नेगेटिविटी को दिखाता है, अपशगुन, इल ओमन है ये दोनों। तो लेकिन इसमें पोएट क्या बोलना चाहता है, पहले हम लोग पोएम पढ़ लेंगे, उसके बाद हम इसमें डिटेल में बताएंगे इसमें क्या जिस्ट क्या है। The way a crow shook down on me, meaning the poem is set in a scene where the poet is in a very bad mood, and he's walking by a tree.
हेमलॉक ट्री, राइट, विच इज अ वेरी पॉइजनस ट्री। जो कवि जो है, पोएट जो है, वो बहुत बुरे मूड में है, बहुत खराब मूड में है, और वो एक पेड़ के नीचे से वो जाते हैं, वॉक करते हैं, और वाइल वॉकिंग जब वो वहां से गुजरते हैं, व्हेन ही पास एज ही पासेस बाय, अ क्रो हैपेंस टू थ्रो सम स्नो डस्ट ऑन हिम। जब वो वहां से गुजरते हैं तो वहां से शुक डाउन ऑन मी, शुक माने शेक करना। जिस तरह से क्रो, क्योंकि पोएट पहले जो थे वो सैड मूड में थे, बहुत ही डिस्पेयर थे, बहुत ही खराब मूड में थे, ही वाज वेरी इन अ सैड मूड। तो द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी, पोएट कह रहे हैं कि जिस तरह से उस क्रो ने मेरे ऊपर शेक करना, माने शुक माने झराना, मतलब जैसे ऊपर से झरने की तरह जो स्नो है, वो जिस तरह से मेरे ऊपर गिरा, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, मैंने जो हेमलॉक ट्री से जो स्नो का जो स्मॉल पार्टिकल्स है वो किस तरह से मेरे ऊपर पड़ा, उससे कुछ हुआ। क्या हुआ वो हम लोग नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे, लेकिन इसमें क्या बोला गया, ही इज माने जो डस्ट ऑफ स्नो उनके ऊपर जो गिरा, वो क्यों गिरा, कैसे गिरा, ये मेंशन कोई स्पेसिफिकली इसका कोई मेंशन नहीं है पोएम में। बट वेदर इट फॉल्स ऑन हिज हेड और शोल्डर्स, दिस इज ऑल्सो अननोन, उनके सर पे गिरा या उनके शोल्डर्स पे गिरा, ये भी अननोन है। और क्रो जो शेक किया, क्रो जो हिला, और वो उसके हिलने से जो डस्ट ऑफ स्नो पोएट के ऊपर गिरा, तो इसमें पर्टिकुलर कोई स्पेसिफिक एक्शन नहीं बताया गया है। वेदर ही वॉज लैंडिंग, हो सकता है यहाँ पे आके बैठ रहा होगा, या फिर ही वॉज शिवरिंग विद कोल्ड, या फिर ठंड से कांप रहा होगा, या फिर ही वॉज रीएडजस्टिंग इटसेल्फ ऑन द ब्रांच, या फिर वो अपने आप को ब्रांच पे जो पेड़ की शाखा पे बैठकर वो अपने आप को रीएडजस्ट कर रहा था, या फिर ही वॉज ट्राइंग टू टेक ऑफ, या वहां से उड़ने के लिए वो कोशिश कर रहा था। तो किसी भी तरह से हो, वट एवर मे बी द रीजन, किसी भी रीजन इसमें मेंशन नहीं किया गया, लेकिन किसी भी रीजन की वजह से जो पेड़ के जो ब्रांचेस है, क्योंकि बहुत सॉफ्ट होते हैं, तो पेड़ के ब्रांचेस के ऊपर जो स्नो का जो डस्ट है, मैंने डस्ट पार्टिकल्स हैं, स्मॉल डस्ट पार्टिकल्स, वो पूरे स्नो से, पूरे हेमलॉक ट्री से कवर्ड था। और जब वो बर्ड कुछ एक्शन करता है, कोई स्पेसिफिक एक्शन करता है, तो वो स्नो जो है वो हेमलॉक ट्री के ऊपर से, ये स्नो जो है वो उनके ऊपर गिरता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है देखते हैं। हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड, मीन्स रीजन वॉज अननोन, द ऑथर वॉज हैविंग अ टेरेबल डे। इससे पहले ऑथर का जो मूड था वो बहुत टेरेबल था, बहुत खराब था, एंड but the falling of the snow on his head lifted his mood instantly, उसके दिल का। हैज गिवन माई हार्ट माने किसने, ये जो इसने जो शेक किया, इस पर्टिकुलर बर्ड ने, जो कौवे ने जो ब्रांचेस को शेक किया, उससे क्या हुआ, मेरे दिल का जो मूड है, मेरा दिल जो है वो जो कि उदास था, दैट वाज फुल ऑफ सॉरो, इट चेंज्ड, मेरा मूड जो है वो चेंज्ड इनटू पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिविटी में आ गया है, मतलब जो नेगेटिव थिंकिंग थी, नेगेटिविटी में थे, वो पॉजिटिव हो गया, मतलब अब वो ने उनका मूड ठीक हो गया। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है क्रो, क्रो एंड हेमलॉक ट्री, दीज आर सिग्निफायर्स ऑफ सैडनेस एंड ग्लूम, जस्ट लाइक द पोएट्स मूड वॉज इन एन ओपनिंग सीन। जैसे कि पोएट की जो ओपनिंग सीन में पोएट का मूड बहुत खराब था, उस हिसाब से जो क्रो है और हेमलॉक ट्री है, ये भी सैडनेस से सिग्निफाई करता है, ये ग्लूम या सैडनेस को दर्शाता है। लेकिन इसके होने के बावजूद, इस अपशगुन, इल ओमन जिसे हम लोग मानते हैं, इनके होने के बावजूद जो पोएट का जो मूड है वो चेंज हो गया। कैसे, एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड, रूड बने जो रिग्रेट में, जो उनके जो आधा दिन जो उनका जो बर्बाद हो गया था, वो आधा दिन बर्बाद होने से बच गया, मतलब उनका मूड चेंज हो गया। एंड because generally hemlock tree and crow are used for negative references, but the poet used them beautifully to portray that inauspicious things can bring joy। इसमें पोएट ये बोलना चाहता है कि ये inauspicious है, क्रो है, हेमलॉक ट्री है, inauspicious है, लेकिन इसके बावजूद भी उसके जो
स्नो जब उनके ऊपर गिरा तो उनका दिल जो उनका मतलब खुशी से भर गया, उनका मूड चेंज हो गया, जो कि सैड मूड में थे वो खुशी के मूड में हो गए, और इस तरह से मूड अच्छा हो जाने की वजह से उनका जो बाकी का दिन जो पहले ही कुछ वेस्ट हो चुका था, जो रिग्रेट में चला गया था, जो जिसका वो पछतावा हो रहा था कि आधा दिन मेरा बर्बाद हो गया, उस चीज से इनका आधा दिन जो है वो बर्बाद होने से बच गया, क्योंकि उनका मूड अच्छा हो गया। अब इसमें ये तो आप लोग को पता चल गया होगा, मतलब इसमें पोएट क्या बोलना चाहता है, पोएट क्या दिखाना चाहता है, वो तो पता चल गया। वो डिटेल में हम लोग एक बार और देख लेंगे, लेकिन पहले इसमें हम देखेंगे इसकी जो राइमिंग स्कीम है। राइमिंग स्कीम क्या होता है? राइमिंग स्कीम जो है वो लास्ट के जो वर्ड की जो प्रोनाउंसिएशन होती है वो जिसके साथ मैच करता है उस हिसाब से। जैसे ये क्रो और स्नो, तो क्रो ए है, स्नो भी ए हो गया। मी और ट्री, ठीक है, मी ट्री दोनों एक तरह से राइम कर रहे हैं, तो ये हो गया बी। तो ए बी, ठीक है, इसका आपका राइमिंग स्कीम हो गया ए बी। सेकंड वाला हार्ट। अब ये हार्ट जो है वो किसी से मैच नहीं कर रहा है, ना क्रो से ना बी से, तो हार्ट हो गया सी। मूड हो गया डी, क्योंकि मूड किसी भी वर्ड के साथ मैच नहीं कर रहा है, तो मूड हो गया डी। सी डी और पार्ट, हार्ट और पार्ट ये मैच कर रहा है राइमिंग स्कीम, तो ये हो गया, फिर से हो गया सी। और रूड और मूड मैच कर रहा है, तो ये हो गया टी। दैट मीन सी डी। फर्स्ट वाले स्टैंजा में ए बी, और इसमें हो गया सी डी, ठीक है। ये तो आपका हो गया इसका राइमिंग स्कीम। अब इसमें हम लोग वो पढ़ेंगे, इसमें जो पोएटिक डिवाइसेस है वो क्या क्या है। पोएटिक डिवाइसेस में क्या आता है? पोएटिक डिवाइसेस में बहुत सारी चीज, एसोनेंस आता है, और जैसे इसमें है द वे अ क्रो शुक और डाउन ऑन मी। अब इसमें जो सेंटेंस है, इसमें जो कोई पंक्चुएशन मार्क लास्ट में नहीं है, ना कॉमा है ना फुल स्टॉप है, तो इस तरह के सेंटेंस जिसमें कोई लास्ट में कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं रहता है उसको हम लोग कहते हैं एनजैम्पमेंट, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट पोएटिक डिवाइस हो गया एनजैम्पमेंट, ठीक है। और शुक डाउन ऑन मी, ओ देखिए रिपीट हुआ है, ओ जो है वोवल साउंड है वो रिपीट हुआ है, तो ये आपका हो गया एसोनेंस, ठीक है। एनजैम्पमेंट और एसोनेंस ये हो गया। और इसमें हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, इसमें भी एनजैम्पमेंट है, हार्ट और मूड, इसमें देखिए लास्ट में कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, दैट मीन्स ये भी एनजैम्पमेंट है। और यहाँ पे हैज और हार्ट, एच और एच, ह साउंड, ह क्या है, ह आपका कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट साउंड जब रिपीट होता है तो वो हो जाता है कॉन्सोनेंस, ठीक है। यहाँ पे ह रिपीट हुआ है, वैसे ही इन द सेम वे सेव्ड सम, स एस रिपीट हुआ है, तो ये भी आपका हो गया कॉन्सोनेंट, ठीक है। हैज और हार्ट, इसमें एच साउंड रिपीट हुआ है, तो रिपीट होता है जब फर्स्ट लेटर रिपीट होता है तो इसको एलिट्रेशन भी कहते हैं। कॉन्सोनेंट साउंड है तो ये एलिट्रेशन आप कह सकते हैं, इसको एलिट्रेशन हो सकता है। और सेव्ड सम पार्ट ये आपका हो सकता है। इसमें पर्सोनिफिकेशन भी है, पर्सोनिफिकेशन है, ये कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता है तो ये कॉन्सोनेंट्स भी कह सकते हैं, इसको एलिट्रेशन भी, शुरुआत में है तो कॉन्सोनेंट्स कह सकते हैं, ठीक है। और हैड, रूड, ये देखिए डी डी साउंड, किसी भी वर्ड में एक ही लाइन में कोई पर्टिकुलर कॉन्सोनेंट साउंड अगर है, चाहे बीच में हो चाहे शुरुआत में हो चाहे लास्ट में हो, तो वो आपका हो जाता है कॉन्सोनेंट। जैसे यहाँ पे डी, डे है, फिर हैड का डी है, फिर रूड का डी, डी 3 बार ड साउंड रिपीट हुआ है, तो ये भी आपका हो गया कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। इसके अलावा इसमें इमेजरी आप कह सकते हैं। इमेजरी क्यों है? इमेजरी क्योंकि इसमें इमेजिन करने के लिए दिया गया है स्नो और हेमलॉक ट्री, जो कि रीडर के माइंड में स्ट्रॉन्ग इमेजेस, जब ये पोएम रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा था तो रीडर्स के माइंड में ये इट इज इवोकिंग स्ट्रॉन्ग इमेजेस इन द रीडर्स माइंड। रीडर्स के माइंड में एक इमेज होता है कि हाँ ऐसा हेमलॉक ट्री है, और उसको विजुअल रिप्रेजेंटेशन पूरी सीन का सामने आ जाता है, तो ये इसमें इमेजरी भी एक आपका पोएटिक डिवाइस है। सिंबलिज्म भी हो सकता है। सिंबलिज्म है क्योंकि सिंबल जो डस्ट ऑफ स्नो सिंबलाइजेज अ मोमेंट ऑफ चेंज,
डस्ट ऑफ स्नो क्या करता है, किसको सिंबल कर रहा है? जो स्नो का जो डस्ट है वो एक तरह से ट्रांसफॉर्मेशन या फिर चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंबलाइज कर रहा है। तो ये डस्ट ऑफ स्नो हो गया ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, मोमेंट ऑफ चेंज के लिए। और हेमलॉक ट्री किसको सिंबलाइज कर रहा है? हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस ट्री है और इसको सिंबलाइज किया गया है टू टू एज अ सिंबल ऑफ डेथ। हेमलॉक ट्री जो पॉइजनस है तो इट इज अ सिंबल ऑफ डेथ। While the crow is often regarded as inauspicious animal, crow को inauspicious माना जाता है, अपशगुन माना जाता है कौवा। और हेमलॉक ट्री पॉइजनस है तो ये डेथ को सिंबलाइज करता है, तो ये भी एक तरह से आपका सिंबलिज्म भी हो गया। और क्या है, पर्सोनिफिकेशन भी इसमें है। पर्सोनिफिकेशन क्यों है? क्योंकि इसमें नेचर को पर्सोनिफाई किया गया है। नेचर को पर्सोनिफाई क्यों किया गया? क्योंकि जो नेचर ने मूड चेंज कर दिया, ये जो डस्ट ऑफ स्नो, ये नेचर के बारे में तो इन्होंने लिखा है। तो नेचर में भी जो ह्यूमन इमोशंस एंड एक्सपीरियंसेस दिखाया गया है, ठीक है, इसमें ह्यूमन इमोशंस जो जानदार लोगों की क्वालिटी दिखाई गई है नेचर के लिए, तो ये एक तरह से पर्सोनिफाई। जब बेजान चीज को जानदार रूप में, लिविंग थिंग के रूप में हम प्रेजेंट करते हैं तो उसको हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। नॉन लिविंग थिंग जैसे नेचर, तो लिविंग थिंग, नेचर लिविंग थिंग में नहीं आता। नेचर को उन्होंने, नेचर ने उसके मूड को बदल दिया, तो ये ह्यूमन एक्शन हो गया। किसी के मूड को बदलना ह्यूमन एक्शन है, तो ह्यूमन एक्शन क्योंकि दिखाया गया है, दिस दैट मीन्स ये आपका हो गया पर्सोनिफिकेशन, ठीक है। और बाकी तो बता ही दिया मैंने। एसोनेंस है, ओ साउंड प्रोमिनेंट है इसलिए, और एलिट्रेशन है, और एंजैम्पमेंट है, एंजैम्पमेंट में दोनों में ही है। और मेटाफोर भी है। मेटाफोर क्यों है? द पोएट, मेटाफोर इसलिए क्योंकि द फॉलिंग स्नो फ्लेक्स को, जो गिरते हुए जो स्नो के जो डस्ट है, पार्टिकल्स हैं, उसको हेमलॉक ट्री से वो किया गया है। फॉलिंग स्नो फ्लेक्स फ्रॉम द हेमलॉक ट्री टू डस्ट, ठीक है, कंपेयर किया गया है गिरते हुए आसमान से गिरते हुए डस्ट पार्टिकल्स और हेमलॉक ट्री से गिरते हुए डस्ट पार्टिकल्स। दोनों हेमलॉक ट्री को एक तरह से आसमान की तरह वो किया गया है। आसमान से जिस तरह से स्नो पार्टिकल्स गिरते हैं, वैसे यहाँ हेमलॉक ट्री को कंपेयर किया गया है, क्योंकि हेमलॉक ट्री से स्नो पार्टिकल्स जो है वो गिरते हैं। तो एक तरह से ये मेटाफोर भी है, ठीक है। ये तो हमारे हो गए, राइमिंग स्कीम भी हो गया और मैंने पोएटिक डिवाइसेस भी बता दिया। लेकिन इसको एक रिटन उसमें अगर इसका जो थीम है और बाकी क्या क्या इसके बारे में हम पढ़ेंगे, वो हम लोग आगे देखते हैं। इसके बारे में कुछ और हम लोग नॉलेज लेना चाहते हैं, तो इसके बारे में कुछ और नॉलेज हम लोग लेंगे। Poetic devices and Dust of Snow. Poetic devices क्या है? For Robert Frost's poem, Dust of Snow employs several poetic devices that enhance its meaning and emotional impact. माने Dust of Snow में बहुत सारे poetic devices हैं जिसमें इसका मीनिंग जो है वो और ज्यादा एनहेंस हो जाता है, और ज्यादा अच्छा हो जाता है, और ज्यादा बढ़ जाता है इसका मीनिंग, और इमोशनल एक असर होता है, एक भावनात्मक, भावुकता भरा एक इम्पैक्ट, एक असर होता है। कुछ है जैसे मैं पहले ही बता चुकी हूँ, लेकिन फिर से मैं रिटर्न में दे दे रही हूँ। इमेजरी, इमेजरी क्योंकि इमेजिन करना बताया गया है, विजुअल पिक्चर। जब हम इसके बारे में पढ़ते हैं तो ये लैंग्वेज जिस तरह से पोएट यूज करते हैं, उसमें विजुअल पिक्चर्स रीडर के माइंड में, रीडर्स के माइंड में विजुअली सामने जैसे कुछ घटित हो रहा हो, एकदम सामने पूरा चित्रण उसका, इमेज उसका फॉर्म हो जाता है, इसलिए इसमें इमेजरी है। देन वे अ क्रो शुक ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम हेमलॉक ट्री, ये क्या है? क्लियर विजुअल। देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल के साथ दिया है। क्रो शेकिंग ऑफ अ ट्री ऑन टू द स्पीकर, ये भी हो गया इमेजरी। जो इमेज क्रो किस तरह से शेक करता है और उस तरह से किस तरह से डस्ट ऑफ स्नो जब वो गिरता है हेमलॉक ट्री से, वो एक तरह से इमेजरी है, ठीक है। एग्जाम्पल दे दिया है। ये आप लोगों को इसलिए दिया गया क्योंकि बाय चांस ये लाइंस अगर आ गया और आपको पूछा गया है कि व्हाट इज द पोएटिक डिवाइस इन दिस पर्टिकुलर लाइन, तो आप बोल सकते हैं इसमें इमेजरी है, ठीक है। सिंबलिज्म, सिंबल्स का यूज किया है। क्रो एंड हेमलॉक ट्री ऑफन एसोसिएटेड विद नेगेटिव कॉनोटेशंस। इसमें क्रो और हेमलॉक ट्री, क्रो भी अपशगुन है, बैड ओमेन्स, एंड हेमलॉक ट्री पॉइजन के साथ वो किया गया जो कि डेथ का सिंबल है। तो इसलिए ये दोनों ही जो है सिंबलाइज करता है नेगेटिविटी को। हाउएवर इन दिस कंटेक्स्ट दे ब्रिंग अबाउट अ पॉजिटिव चेंज। हालांकि इससे क्या होता है, ये
है तो नेगेटिविटी से रिलेटेड है, तो बुरी बैड ओमेन्स, लेकिन इनके असर से पॉजिटिव चेंज होता है। माने क्योंकि ये खराब चीज क्या शो करना चाह रहा है पोएट, ये शो करना चाह रहा है कि जो हम खराब मानते हैं, जिसे हम तुच्छ मानते हैं, खराब मानते हैं, अपशगुन मानते हैं, उसके द्वारा भी कभी-कभी अच्छा हो जाता है। मैंने हर चीज़ खराब देखकर नहीं सोचना चाहिए कि खराब है तो खराब ही होगा। कौवा देख लिया तो खराब ही होगा, नहीं, ऐसा कभी नहीं है। कभी-कभी होता है कौवा देख लिया और बहुत अच्छा एग्ज़ाम चला गया। तो पॉज़िटिव जैसे कि इसमें हुआ है, उसने कौवे ने जो उस तरह से उनके ऊपर पोएट के ऊपर जिस तरह से डस्ट ऑफ स्नो शेक करके डाला, उसमें पॉज़िटिव चेंज हुआ, उसका मूड उनका मूड अच्छा हो गया। तो इससे क्या है, सिम्बलाइजिंग अनएक्सपेक्टेड सोर्सेस ऑफ जॉय और ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है? उनको खुशी मिली। तो जिसे हम लोग अपशगुन मानते हैं, जिसे हम पॉइजनस मानते हैं, उससे उनको खुशी मिली। दैट मीन्स कोई भी चीज छोटी नहीं होती है, छोटी दिखने में या अपशगुन दिखने में हो रहा है तो उससे ये नहीं मानना चाहिए कि वो बहुत ही इनसिग्निफिकेंट है, अनइम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं मानना चाहिए, ठीक है? डस्ट ऑफ स्नो सिंबलाइजेस, डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट मतलब क्या है, छोटी सी पार्टिकल। डस्ट ऑफ स्नो सिंबलाइजेस अ स्मॉल सीमिंगली, है, हेलो, পৌঁছে গেছিস? এসে গেছিস প্রীতি? আচ্ছা আচ্ছা, চল ভালো, চিন্তাই লাগছিল। ঠিক ঠিক। डस्ट ऑफ स्नो सिम्बलाइज करता है एक बहुत ही छोटी सी डस्ट, माने पार्टिकल्स, माने छोटे से छोटा कण भी किसी को अच्छा, किसी का अच्छा कर सकता है। डस्ट, इसीलिए डस्ट ऑफ स्नो बोला है। स्नो, केवल स्नो नहीं बोला, स्नो आइस नहीं बोला, आइस क्यों नहीं बोला, डस्ट ऑफ स्नो बोला। मतलब ये दर्शाने के लिए, ये शो करने के लिए कि छोटे से छोटा पार्टिकल भी, छोटी सी छोटी चीज भी इंसान को खुश कर सकता है, इंसान का मूड चेंज कर सकता है। स्मॉल सीमिंगली इनसिग्निफिकेंट, जिसे इनसिग्निफिकेंट मानते हैं, हैज अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन द स्पीकर्स माइंड। इसको बहुत ही छोटी चीज मानते हैं, इनसिग्निफिकेंट मानते हैं, उसका भी स्पीकर के मूड पर बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ा, बहुत अच्छा असर पड़ा, ठीक है? तो ये हो गया सिम्बलिज्म, ये आपका हो गया सिम्बलिज्म। एलिट्रेशन, एलिट्रेशन क्या होता है, कॉन्सोनेंट साउंड्स जब बिगिनिंग में, वर्ड्स के बिगिनिंग में जो कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता है, तो उसमें होता है एलिट्रेशन। शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो, रिपीटेशन ऑफ एस। शुक में एस शुरुआत में है, स्नो में एस शुरुआत में है, तो एस एस रिपीट हुआ है। तो ये सॉफ्ट सूदिंग इफेक्ट जो रिपीट दिखाता है डस्ट ऑफ स्नो, तो ये आपका एलिट्रेशन हो गया क्योंकि एस एस रिपीट हुआ है, ठीक है? एसोनेंस क्या है, एसोनेंस रिपीटेशन ऑफ वॉवल साउंड्स, जिसमें वॉवल साउंड जब रिपीट होता है तो उसको हम कहते हैं एसोनेंस। जैसे इसमें है ओ, ओ साउंड रिपीट होता है, जैसे इसमें ओ रिपीट हुआ था, पहले में था चेंज ऑफ मूड, सूदिंग, शुक डाउन ऑन मी, इसमें भी ओ साउंड रिपीट हुआ है, ये तो लेकिन बीच में है, तो इसलिए इसमें नहीं होगा। एलिट्रेशन होता है शुरुआत में, एसोनेंस होता है बीच में, रिपीटेशन साउंड, वॉवल साउंड जब मैं पढ़ा रही थी मैंने बोला था ओ साउंड रिपीट हुआ है था। डस्ट ऑफ स्नो जो पोएम था उसमें मैंने दिखाया था आपको किस तरह से एसोनेंस कैसे हुआ था, ठीक है? एसोनेंस हमने जो पोएम पढ़े थे उसमें हमने देखा था एसोनेंस है, ठीक है? ओ साउंड शुक डाउन ऑन मी, तो शुक डाउन ऑन मी में शुक में डबल ओ है, डाउन में ओ है, ऑन में ओ है, तो ये हो गया क्या है, शुक डाउन ऑन मी, इसमें ओ साउंड रिपीट हुआ है, तो ये हो गया आपका ओ वॉवल है, तो ये हो गया एसोनेंस। हैज गिवन माई हार्ट चेंज ऑफ मूड, रिपीटेशन ऑफ ए, यहाँ पे देखिए ए वॉवल है, ए यहाँ पे यूज हुआ है, ए चेंज में ए यूज हुआ है, हार्ट में ए यूज हुआ है, तीनों में ए यूज हुआ है, और इसीलिए इसको एसोनेंस कह सकते हैं। एसोनेंस दो जगह है, एक तो वो वाला मैंने बताया शुक डाउन ऑन मी, और एक ये हो गया हैज गिवन माई हार्ट, ठीक है? ये आपका हो गया। और एन्जैम्पमेंट मैंने बताया था, जिसमें राइमिंग स्कीम आपका है ए बी ए बी, पोएम ए बी राइमिंग स्कीम है, जिसमें रिदमिक स्ट्रक्चर फ्लो होता है। द वे अक्रो, ए हो गया, शुक डाउन ऑन मी बी हो गया, डस्ट ऑफ स्नो फिर ए हो गया, हेमलॉक ट्री बी हो गया, ठीक है? तो ए बी। एंजाइममेंट क्या होता है, एंजाइममेंट जिसमें सेंटेंस में कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं रहता, सेंटेंस के एंड में कंटिन्यूएशन रहता है, वो क्रॉस द लाइन पे, इट हेल्प्स मेंटेन द फ्लो ऑफ थॉट एंड क्रिएट अ सेंस। क्यों होता है इससे, जिस एक फ्लो, विचारों का एक फ्लो रहता है, थिंकिंग जो हमारा जो चल वो फ्लो में रहता है, और उसमें
कोई पंक्चुएशन मार्क इसलिए नहीं दिया जाता है। तो इसको कंटिन्यू जब कोई भी फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन तक कंटिन्यू रहता है तो उसको एंजैम्बमेंट कहते हैं, विदाउट पंक्चुएशन मार्क अगर रहता है। ठीक है, इसमें देखिए कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है। द वे अ crow shook down on me the dust of snow। ठीक है, कंट्रास्ट, कंट्रास्ट क्योंकि पहले नेगेटिव मूड था, उसके बाद पॉजिटिव चेंज हो गया। मूड अच्छा था और मूड पहले खराब था, फिर बाद में अच्छा हो गया, तो ये कंट्रास्ट हो गया, बिल्कुल अपोजिट हो गया। तो एक सिंपल एक्ट ऑफ स्नो फॉलिंग की वजह से, सिंपली एक डस्ट ऑफ स्नो के गिरने से उसका मूड, माने पोएट का मूड, उनका मूड जो किस तरह से चेंज हो गया, एकदम नेगेटिव से पॉजिटिव में हो गया। तो ये कंट्रास्ट भी है। ठीक है, चाहे लिखा है has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued। The contrast between the speaker's initial regret मने उनका rude मने और जो regret, उनका जो अंदर ही अंदर जो regret था, पछतावा था, हाय मेरा दिन बेकार चला गया, वो आधा तो बर्बाद हो चुका था, लेकिन अचानक upliftment of subsequent upliftment highlights the transformative power of small movements। ठीक है, छोटे छोटे पल उनके जो खराब हो गए थे, वो मूड जब चेंज हुआ तो उसका वो पॉजिटिव में आ गया, तो बिल्कुल कंट्रास्ट हो गया। मेटाफॉर बोला है मैंने, मेटाफॉर बोल ही दिया मैंने। मेटाफॉर क्यों होता है? मेटाफॉर जब छोटे सीमिंगली जो इनसिग्निफिकेंट इवेंट्स हैं उनको भी जिसका हमारे जीवन में सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट देता है, हमारे जीवन में, हमने छोटी छोटी चीजें भी हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट असर छोड़ जाता है। तो ये सब पोएटिक डिवाइसेस देके फ्रॉस्ट ने ये कन्वे करना चाहा है, ये बोलना चाहा है कि थीम में कि पॉजिटिविटी में, अच्छाई में भी सुंदरता ढूंढना ही काफी नहीं है। अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस में द थीम ऑफ फाइंडिंग ब्यूटी एंड पॉजिटिविटी इन अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस, मैंने ऐसी जगह पे जहां पे हमने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, जहां पे हमने उम्मीद ही नहीं किया था। क्रो है तो क्रो से कोई अच्छी उम्मीद नहीं करते हैं, या हेमलॉक ट्री पॉइजनस है तो उससे कुछ अच्छी चीज हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन वहां से भी हमें अच्छाई मिली। तो यही चीज, छोटे छोटे पल, जो स्मॉल मोमेंट्स हैव अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन आवर इमोशंस एंड आउटलुक, माने हमारे आउटलुक पर, हमारे दृष्टिकोण पर किस तरह से छोटी छोटी चीजों का भी असर हम लोगों के इमोशन पर पड़ता है। ठीक है, ये पोएट ने शो करना चाहा है। ठीक है, राइमिंग स्कीम तो मैंने बता ही दिया, ए बी ऐसे लिख के भी दे दिया, ये आपका इजी हो जाएगा। ठीक है, सो इसके साथ ही आपका ये पोएम यहाँ पे एंड होता है। और आप लोगों को डिटेल में मैंने एक एक चीज समझाया, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। एंड इफ यू think you like this teaching, then you are free to write in the comment box and hit the bell icon, और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल, एंड इनफैक्ट इट्स योर चैनल। एंड जो भी आपको कुछ और भी पढ़ना होगा तो वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के दीजिएगा, मैं उसको भी वीडियो बना के अपलोड कर दूंगी। ठीक है, सो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और खूब पढ़िएगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, बाय बाय।